हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे रिवीजन क्लासेस का 13th डे। लास्ट क्लास में हमने एनपीवी मेथड देखा था, पीआई मेथड देखा था, आईआरआर मेथड देखा था और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड भी देखा था। जिसने अभी तक वो मेथड्स नहीं देखे हैं वो मेरी लास्ट वाली क्लास देखकर वहां से वो मेथड्स सीख सकते हैं। अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? एम आई आर आर, एम एन पी वी, ENPV, ENC, एडजस्टेड एनपीवी मेथड, मतलब हम बाकी बचे हुए सारे मेथड्स आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, MIRR। सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? IRR था ना। मैंने कहा जरूरत पड़ गई। रीजन क्या? पहला रीजन कि जब IRR और एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एनपीवी, जैसे एनपीवी प्रोजेक्ट ए को बेस्ट बता रहा है और आईआरआर प्रोजेक्ट बी को बेस्ट बता रहा है, तो भैया ये डिफरेंस क्यों? हम तो कंफ्यूज हो गए, किसकी सुने किसकी ना सुने। तो भैया एनपीवी की सुनना क्यों? उसकी एजम्पशन की वजह से। एनपीवी क्या मानता है? सर एनपीवी के अंदर एजम्पशन रहती है कैश इनफ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द सेम डिस्काउंटिंग रेट। देखा था अपन ने लास्ट क्लास के अंदर कि कैश इनफ्लो जो आपको हर बार रिसीव हो रहे थे आप री इन्वेस्ट करते हो किस रेट से? उस डिस्काउंटिंग रेट से। सेम डिस्काउंटिंग रेट मतलब WACC से, जिससे आपने वो डिस्काउंटिंग किया था, प्रेजेंट वैल्यू पता किया था। ऐसा एजम्पशन रहता है कि हम उसी रेट से पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं और आपने री इन्वेस्ट करके देखा भी था, एनपीवी का आंसर सेम आ रहा था। ओके, लेकिन आईआरआर में ऐसा माना जाता है क्या? कैश इनफ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट आईआरआर। जो रेट से आप कमा रहे हो उस प्रोजेक्ट में उसी रेट से हर साल कैश इनफ्लोज री इन्वेस्ट हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको कहा था कि ये रियलिस्टिक नहीं होता है। किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पैसे से, उस प्रोजेक्ट के कमाए हुए पैसे से हर जगह ही आप इन्वेस्ट करके उतना ही रिटर्न कमा लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए एनपीवी बेस्ट है। सो आईआरआर यहाँ पर भैया थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया है। उसके बाद एक और चीज मेरे सामने आई, दैट इज मल्टीपल आईआरआर। मैंने कहा ये क्या है? कहा एक ही प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा आईआरआर भी हो सकती है। मैंने कहा ये क्या हो गया भैया, अब तो एकदम भरोसा उठ गया है। मैंने कहा ये कब हो सकता है? कहा ये ऐसा है, ये कब हो सकता है जब आपके कैश फ्लोज कुछ इस तरीके के हों। जैसे हर साल सबसे पहले तो आउटफ्लो होता है, फिर हर साल इनफ्लोज होता है जनरली, लेकिन आगे चल के कभी वापस आउटफ्लो हो गया तो ऐसे कहलाते हैं नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज। और नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज के केस में क्या होता है? एक से ज्यादा आईआरआर हो सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा साइन चेंजेस मोर देन वन टाइम। मोर देन वन टाइम मतलब पहले माइनस हो रहा है, फिर अगर हर बार प्लस 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 मतलब इनफ्लो हो रहा है तो ओके। लेकिन अगर कभी वापस साइन चेंज हुआ दैट मींस वो नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज हैं और वहां पे मल्टीपल आईआरआर हो सकता है। अब इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे दो आईआरआर है। आईआरआर क्या होता है? जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बराबर हो। ओके, आप दोनों रेट से डिस्काउंटिंग करके देख लेना, इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर आने वाला है। तो भैया ये तो खतरनाक काम हो गया। अब मैं आईआरआर किसको मानूं? एक 6.77%, एक 65.36% है। दोनों में डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। तो भैया अब मेरा आईआरआर से बिल्कुल भरोसा उड़ गया है और अब मैं चल रहा हूं किधर? एमआईआरआर की तरफ, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एमआईआरआर अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका एजम्पशन सेम एनपीवी के जैसा है कि कैश इनफ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द सेम डिस्काउंटिंग रेट। डब्ल्यूएसीसी से ही पैसा री इन्वेस्ट किया जा रहा है। ओके, एनपीवी के अंदर भी ये एजम्पशन था, एमआईआरआर के अंदर भी ये एजम्पशन है। अब एमआईआरआर के क्वेश्चन होंगे कैसे? एमआईआरआर के क्वेश्चन करने के लिए तुमको केवल एक फॉर्मूला आना चाहिए, ये वाला, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। ओके, इसी फॉर्मूला को आपको दो बार यूज करना है। पहले जब यूज करेंगे तो फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट किया जाएगा, कैश इनफ्लोज का, जितने भी कैश इनफ्लोज हैं आप इनका फ्यूचर वैल्यू पता कर लीजिए। फ्यूचर वैल्यू कब का सर? 5th ईयर के एंड का। क्यों? क्योंकि 5 साल का प्रोजेक्ट था तो 5th ईयर के एंड का हम सबका फ्यूचर वैल्यूज पता करेंगे। मतलब अगर ये 30,000 रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं फर्स्ट ईयर के एंड में तो ये 5 साल बाद कितना बन जाएगा? ये सेकंड ईयर के एंड में 40,000 इन्वेस्ट करते हैं तो ये 5 साल बाद कितना बन जाएगा? थर्ड ईयर के एंड में 60,000 इन्वेस्ट करते हैं तो ये 5 साल बाद कितना बन जाएगा? मतलब तो 2 साल बचे ना, बिल्कुल। और ये चौथे साल के एंड में जो 30,000 मिलेंगे उसको अगर हम इन्वेस्ट करें तो 5वें साल के एंड में वो कितना बन जाएगा? तो ऑब्वियसली एक साल के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ईयर के एंड जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 4 साल के लिए इन्वेस्टेड रहेगा। सेकंड ईयर के इन्वेस्ट करेंगे वो 3 साल के लिए, थर्ड के लिए इन्वेस्ट करेंगे वो 2 साल के लिए, फोर्थ ईयर में इन्वेस्ट करेंगे वो 1 साल के लिए, और जो 5वें साल पैसा मिलेगा उसे भैया इन्वेस्ट मत कीजिए, वो तो अपने आप में
5th ईयर के एंड का ही वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्यूचर वैल्यूज पता करना है और उसके बाद अगेन इसी फॉर्मूला को यूज करना है और अब आपको पता करना है आर, MIRR। ओके, कैसे होगा देखो जरा। ओके, क्वेश्चन हमारे सामने है बिल्कुल, और हमने यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है। कैश इनफ्लोज थे, हमने क्या किया, इन कैश इनफ्लोज को री इन्वेस्ट किया। कौन सी रेट से, WACC से, +8%, +8%। पहले साल जो मिला हमको 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया, दूसरे साल मिला उसको 3 साल के लिए, तीसरे साल मिला 2 साल के लिए, चौथे साल मिला 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और भैया इसको इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिला, ये 20,000 ही है एज इट इज। ओके, तो ऑल्टरनेटिव 1 इस तरीके से प्रेजेंट करो। ऑल्टरनेटिव 2 भी हमारे पास कि भैया फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा दो, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R की पावर n। उस तरीके से भी आप फ्यूचर वैल्यूज पता कर सकते हैं। सर फर्स्ट ऑल्टरनेटिव से सेकंड बेस्ट है, ऑब्वियसली उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है। ओके, तो फ्यूचर वैल्यूज आपने पता कर लिया। एक और तरीका है मेरे पास, ये वाला ऑल्टरनेटिव 3। क्या है सर ये मैंने कहा, ये देखो ये प्रेजेंट वैल्यूज थी बिल्कुल, इनटू क्या करना था, 1 + R⁴n। ये लो जी, इसको मैंने अलग से लिख दिया। तो अलग से लिखने से बात क्या हो जाएगी, बात तो वही रहेगा ना। ऑल्टरनेटिव 3 आपने बोल दिया, ये क्या चक्कर है। मैंने कहा देखो अल्टरनेटिव 3 के अंदर री इन्वेस्टमेंट फैक्टर यूज किया, जैसे पी फैक्टर होता है वैसे री इन्वेस्टमेंट फैक्टर। री इन्वेस्टमेंट फैक्टर क्या हो रहा है, ऐसा कैलकुलेटर उठा के फटाफट लिखने में बड़ा आसानी रहेगा। जैसे यहाँ पे उठाओ कैलकुलेटर, लिखो 1, ये लो जी 5 साल बाद 1 रुपया 1 रुपए के बराबर ही है। ओके, उसमें 8% ऐड कर दो, +8%, कितना आ जाएगा 1.08, +8% 1.1664, +8% 1.26, +8% 1.3604। ये री इन्वेस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा। और जो भैया 1 रुपए का फ्यूचर वैल्यू आ गया, सिंपल, अब 1 का फ्यूचर वैल्यू आ गया तो जो बोले सो निकाल, ये सारे फ्यूचर वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे। और एट लास्ट 5 साल बाद भैया ये जो आपका पैसा है ना, जो पहले साल 30,000 मिला, फिर 40 मिला, फिर 60 मिला, फिर 30 मिला, फिर 20 मिला, वो 5 साल बाद कितना बन जाएगा, 2,13,596 रुपए बन जाएगा। ओके, तो मतलब सर मैंने आज इन्वेस्ट किया कितना, आज इन्वेस्ट किया 1,36,000 और 5 साल बाद ये पैसा बन जाएगा 2,13,596, 596 है ना अंग्रेजों, 2,13,596, 596। और इन्वेस्ट किया था कितना, 1,36,000 रुपए। तो भैया मेरे को ये बताओ, 5 सालों में तुम्हारे पैसा इतना हो गया बढ़कर, तो तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न कितना रहा, अभी पता कर देंगे, ये MIRR कैलकुलेट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। हाँ, और ये सॉल्व करना आपको आता है ना, बस अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। पावर 1/5 को सॉल्व करने के लिए वही 5 स्टेप्स आपको यूज करने होंगे। चलिए, अब भी आ गया MIRR, डन। ओके, एक ही फॉर्मूला 2 बार यूज हुआ, पहले फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए और फिर आर कैलकुलेट करने के लिए। अगेन ये एक और क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं अपने लेवल पे। नाउ मॉडिफाइड एनपीवी मेथड, जिसको टर्मिनल वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। अब एनपीवी, अभी तो एनपीवी सही हो रहा था आईआरआर के कंपैरिजन में, अब एनपीवी को भी मॉडिफाइड कर रहे हो। अरे एनपीवी अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये मॉडिफाइड एनपीवी क्यों कर रहे हैं, मॉडिफाइड एनपीवी के पीछे लॉजिक क्या है वो सुनो। क्या होता है, जैसे एनपीवी मेथड में क्या मानना है कि कैश इनफ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द सेम डिस्काउंटिंग रेट। सेम डिस्काउंटिंग रेट मतलब जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है, WACC आ रहा है, ओके, उस रेट से री इन्वेस्ट हो रहा है। वो अपने जगह बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कुछ मिले ना मिले किसी प्रोजेक्ट से, मान लो मैं कैपिटल लेकर आ रहा हूं, मैं कैपिटल लोन वगैरह लिया मैंने और मेरी कॉस्ट 10% है, तो कुछ किसी जो हर साल किसी प्रोजेक्ट से मैं कैश इनफ्लो जनरेट कर रहा हूं, तो उससे उसको इन्वेस्ट करना है मुझे, उसको इन्वेस्ट करने के लिए मुझे कहीं और गया, मैं ढूंढता ढूंढता, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, हर साल की कैश इनफ्लो जनरेट हो रहे हैं प्रोजेक्ट से, कहाँ इन्वेस्ट करूं। मैंने पूछा एक भाई साहब से, भैया कितना रिटर्न देंगे, उसने कहा 15% दूंगा। मैं फटाक से उधर इन्वेस्ट कर दूंगा। बोला 12% दूंगा, मैं उधर इन्वेस्ट कर दूंगा। तीसरे भाई के पास गया, उसने बोला मैं 8% दूंगा। मैंने कहा भाई रहने दे, इससे अच्छा तो मैं जिससे पैसा लेकर आया हूं उसे ही लौटा दूंगा। तो कहने का मतलब है 10% से कम रिटर्न मेरा नहीं बैठेगा। तो एनपी मेथड क्या मानते हैं कि आपका कैश इनफ्लो हर साल किस रेट से रीइन्वेस्ट हो जाए, 10% से रीइन्वेस्ट तो होगा ही होगा, आपकी WACC से तो रीइन्वेस्ट होगा ही होगा। ओके जी, चलो, तो उसका मानना अपने आप सही है। अब मॉडिफाइड एनपीवी क्या मानता है, मॉडिफाइड एनपीवी कहता है देखो जी, हर साल इन्वेस्टमेंट का रेट है ना अलग अलग होता है। एनपी मेथड तुम तो कह देते हो कि भैया ठीक है 10% मान के चल लो, लेकिन अगर हम अलग अलग माने हर साल इन्वेस्टमेंट का रेट, तो फिर प्रोसेस बदल जाता है, एनपीवी से मॉडिफाइड एनपीवी बदल जाता है। अगर हर साल सेम रेट से रीइन्वेस्ट होगा ना, तब तो भैया एनपीवी मॉडिफाइड एनपीवी दोनों क्या है, सेम ही है, बिल्कुल सेम है, कैसे भी सॉल्व कर लो।
लेकिन अगर अलग अलग रेट से कंपाउंडिंग होगा तो मॉडिफाइड एनपीवी अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा, री इन्वेस्टेड एट द डिफरेंट कंपाउंडिंग रेट्स। अब इसमें होगा क्या वो देखो, इसमें होगा कैसे सर, ये क्वेश्चन दे रखा है 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लाइफ कितनी है 5 साल है, नेट कैश इनफ्लो हर साल 80,000 रुपए कमाएंगे, डिस्काउंटिंग रेट 10% है, एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर 6688 है, इवेल्यूएट द प्रोजेक्ट बाय मॉडिफाइड एनपी मेथड। अब इसमें क्या करना होगा, इसमें भी पहले सबसे पहले आपको फ्यूचर वैल्यूज पता करना होगा, मतलब ये जो 80,000 रुपए आपको मिल रहे हैं ना इस प्रोजेक्ट से, आप उसको री इन्वेस्ट करते हैं 6688% से, तो आपका 4 साल बाद अमाउंट कितना बन जाएगा, 4 साल बाद नहीं सर प्रोजेक्ट तो 5 साल का है ना, बिल्कुल तो 5 साल बाद, तो 5वें साल का रेट को नहीं देखा, अरे 5वें साल को इन्वेस्ट थोड़ा ना करोगे, 5वें साल बाद वाला 80,000 तो 80,000 के बराबर ही है। ओके, तो 5 साल बाद मेरे पॉकेट में पैसा होगा 4,55,992। ओके, अब क्या करना है बोलो, मैंने कहा देखो तुम फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, बिल्कुल कर लिए, अब MIRR की तरह आर मत कैलकुलेट कर देना, आर थोड़ा ना कैलकुलेट करना है, मेरे को तो एनपीवी निकालना है, तो एनपीवी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू पता करना पड़ेगा इन्हीं कैश इनफ्लोज का। ओके, 5 साल बाद मुझे इतना मिलेगा ना, इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ओके इसका प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा 283,135। अब इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 2 लाख रुपए लगे थे ना आपने, बिल्कुल हटा दीजिए, ये आ जाएगा मॉडिफाइड एनपीवी। बड़ा सिंपल सा है ना, मॉडिफाइड एनपीवी MIRR हम दोनों सीख गए, दोनों में क्या हो रहा था, सेम फॉर्मूला 2 बार यूज हो रहा था, एक बार तो फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए MIRR में, दूसरा आर कैलकुलेट करने के लिए, MNP में दूसरी बार आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो सेम फॉर्मूला 2 बार यूज होता है मॉडिफाइड एनपीवी और मॉडिफाइड IRR के अंदर। ओके जी, चलिए अब हम बढ़ते हैं और आगे, इक्विवेलेंट एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, EANPV मेथड, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, एनपीवी मेथड था ना, मॉडिफाइड एनपीवी भी आ गया था, अब EANPV की क्या जरूरत पड़ गई भैया, इक्विवेलेंट एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू तब काम आएगा जब आप किन्हीं दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हो, कंपेयरिंग प्रोजेक्ट्स, और उनका एस्टिमेटेड लाइफ अलग अलग हो। ओके, और साथ ही ये भी चेक करना कि प्रोजेक्ट्स आर रिपीटेबल इन नेचर और नॉट, प्रोजेक्ट्स आर रिपीटेबल हो, लाइफ अलग अलग हो, तो EANPV काम आएगा, कैसे काम आएगा वो सुनो, और ENPV कैसे कैलकुलेट होता है वो भी सुनो। चलो देखो कैसे होगा, मान लो ये दो प्रोजेक्ट है X और Y, एक प्रोजेक्ट 2 साल का है और एक प्रोजेक्ट 4 साल का है। ओके सर, तो अब मुझे ये बताओ कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाए, तो तुम लोग तो बड़े मासूम, तुमको नहीं आता ENPV, तो तुम लोग क्या करोगे, सिंपल NPV कैलकुलेट करोगे, और NPV जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा NPV प्रोजेक्ट X का आएगा 6025 और Y का आएगा 8071, और तुम प्रोजेक्ट Y एक्सेप्ट कर लोगे। ओके, लेकिन जरा सोचा है ये 6025 तुमने कितने साल में कमाए, सर ये 6025 हमने 2 साल में कमाए, और 8,071 तुमने 4 साल में कमाए, तो अगर एवरेज कमाई देखी जाए तो एवरेज कमाई तो प्रोजेक्ट एक्स की ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है, इसीलिए तुमको क्या करना होगा यहाँ पर, इसीलिए तुमको यहाँ पर इक्विवेलेंट एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है सुनो, कहा ये 2 साल में कमा रहे हो, ये 4 साल में कमा रहे हो, अच्छे अरे सर इसको ऐसे क्यों लिख रहे हो आप, मैंने कहा सुनो तो जरा। ओके, अब सुनना क्या है सर, सुनना ये है कि 6025 को 2 से डिवाइड कर देते, 8,071 को 4 से डिवाइड कर देते, मैंने कहा कर तो देता, लेकिन ये 6025 प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में है और ये 8,071 भी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में है, लेकिन ये जो 1 और 1, पहले साल का 1 रुपया और दूसरे साल का 1 रुपया, ये अभी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में नहीं है, इसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लेगा। मैंने कहा वो कैसे लाएंगे, मैंने कहा डिस्काउंटिंग रेट कितना 10% है, अब डिस्काउंटिंग रेट अगर 10% है तो पहले साल का पी फैक्टर 0.909, दूसरे साल का पी फैक्टर 0.826, तो तुम डिवाइड 1 + 1 से नहीं करोगे, तुम डिवाइड करोगे 0.909 + 0.826 से, और जैसे ये 4 साल वाला प्रोजेक्ट है ना, उसको डिवाइड किससे करोगे, इन 4 साल के पी फैक्टर के टोटल से। ओके, मतलब हमें क्या करना है, जो एनपीवी आ गया है उसे डिवाइड किससे करना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी ऑफ द प्रोजेक्ट से, क्यूमुलेटिव फैक्टर से हमें डिवाइड करना है। लॉजिक में बता चुका हूं, 6025 2 सालों में कमाया हुआ है, 8,071 4 सालों में कमाया हुआ है, लेकिन डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 4 ना करके हम उसको क्यूमुलेटिव फैक्टर से डिवाइड करेंगे, उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में देखते हुए डिवाइड करेंगे, क्योंकि एनपीवी खुद प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में है। बड़ा सिंपल था, आसान था। ओके चलिए, तो ये एनपीवी कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, लेकिन ये लगाना कब,
जब प्रोजेक्ट्स आर रिपीटेबल इन नेचर, मतलब रिपीटेबल मतलब प्रोजेक्ट एक्स 2 साल का था, फिर हम इसे वापस रिपीट कर सकते हैं। कब, कैसे? 20,000 रुपए फिर लगाओ, 15-15 फिर कमाओ, फिर 20,000 लगाओ, फिर 15-15 कमाओ। इस तरीके से आप प्रोजेक्ट को रिपीट कर सकते हैं, तभी ईएनपीवी कॉन्सेप्ट यूज करना। ओके। अच्छा, कोई कॉन्सेप्ट से देखना चाहेगा कि कोई कॉन्सेप्ट चला के कि अच्छा रिपीट करके मुझे वाकई में फायदा होता है क्या? यस, बिल्कुल फायदा होता है। आप देख लो, 20,000 लगाए, 15,000 कमाए, फिर 15,000 कमाए, फिर 20,000 लगाए, फिर 15,000 कमाया, फिर 15,000 कमाए। स्टार को मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना यहाँ पर, बिल्कुल। ओके। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्स का एनपीवी कितना आ रहा है? 4 सालों में 11,015 रुपए बैठ रहा है, और प्रोजेक्ट वाई का 4 सालों में कितना बैठ रहा है? 8,071। लेकिन ये सिर्फ सीखने के लिए, एग्जाम में ऐसा नहीं करके आना, रिपीट नहीं करके आना। ये तो एक प्रोजेक्ट 2 साल का था, एक 4 का था, तो तुमने रिपीट कर दिया। मान लो एक प्रोजेक्ट 3 साल का हो, दूसरा कितना हो? 5 साल का हो, फिर कैसे रिपीट करोगे? पहले इसको रिपीट करोगे, अब ये 6 का हो गया, फिर इसको रिपीट करोगे, अब ये 10 का हो गया। इक्वल लाइफ तो बैठ ही नहीं रहा, इसको रिपीट करोगे 9 का हो गया, फिर रिपीट करोगे 12 का हो गया। मैंने कहा अब ये कम पड़ रहा है, इसको रिपीट कर दो, ये 15 का हो गया, अब ये कम पड़ रहा है, इसको रिपीट कर दो। हाँ, अब जाते हुए लाइफ क्या हुई है? सेम हुई है। ऐसे कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? 3 साल जिसकी लाइफ है उसकी प्रोजेक्ट को, उसको 5 साल रिपीट करना होगा, 5 वाले को 3 बार रिपीट करना होगा। क्या मतलब है? इसलिए बेटर है ई एनपीवी यूज किया जाए। जो एनपीवी आ गया उसको क्यूमुलेटिव फैक्टर से डिवाइड कर दो, ई एनपीवी आ जाएगा, हायर द बेटर, सिंपल। चलिए, इक्विवेलेंट एनुअल नेट कॉस्ट मेथड देखते हैं। सर इक्विवेलेंट एनुअल नेट कॉस्ट क्या है? मैंने कहा अभी इक्विवेलेंट एनुअल मतलब समझ जाना, लाइफ अलग अलग है, तभी काम आएगा ना। लेकिन उससे पहले तुम ये सुनो, ये एग्जांपल देखो। एक मशीन है ए, एक मशीन है कौन सा? बी। 1 लाख रुपए मशीन ए में लग रहे हैं, मशीन बी में 1,20,000 लग रहे हैं, और दोनों काम एक जैसा करती है। बताओ कौन सी मशीन खरीदे? सर ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछते हो? जिसमें लोअर कॉस्ट आएगा वही खरीदेंगे ना, तो मशीन ए खरीदेंगे। ओके। दूसरा पूछता हूँ, मशीन ए, मशीन बी, 1 लाख रुपए, 1,20,000 इन्वेस्टमेंट है इनिशियल। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट को रन करने का कॉस्ट कितना है? 30,000 रुपए पर एनम, और इधर है 20,000 रुपए पर एनम इसको रन करने का कॉस्ट। लाइफ दोनों की सेम है, 4 साल 4 साल, डिस्काउंट रेट है 10%। अब क्या करें? मैंने कहा अब क्या करना है? अब जो देखो, ये भी कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट है, दोनों को ही कंसिडर करना होगा ना। लेकिन ये तो आज लगी हुई है, ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में है, लेकिन ये तो हर साल लगेगी ना, 4 साल तक, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लेकर आया जाएगा। तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करो, तो मशीन ए के अंदर तो आ जाएगा 1 लाख प्लस 30,000 इंटू 30,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 साल के क्यूमुलेटिव फैक्टर से। ओके। ऐसे ही मशीन बी के अंदर भी 1,20,000 तो आज लगे हैं, प्लस 20,000 जो लगेंगे वो क्यूमुलेटिव कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4 साल के, तो आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो किधर कम आ रहा था? मशीन बी में कम आ रहा था, सो मशीन बी शुड बी परचेज्ड। ओके सर, मशीन बी खरीदेंगे, बिल्कुल। अब यहां पर तो क्या था? लाइफ सेम था। मान लो अगर लाइफ अलग अलग हो फिर क्या होगा? यहाँ 4 साल और यहाँ पे 3 साल, अब क्या करें? अब क्या करें? क्वेश्चन में सिर्फ एक चेंज किया मैंने, लाइफ चेंज कर दिया, एक के 4 और एक के 3। अब रिपीटेबल रिपीटेबल नहीं सोचने का, अब भी भैया कॉस्ट कंसिडर करना है। एक मशीन 4 साल चलेगी और एक मशीन 3 साल चलेगी। अब बताओ जी क्या करें? अब बताओ क्या करें? तो मैंने कहा वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो पता करो। ये 195 100 और ये 169 ओके। यहाँ 4 साल के क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 साल के क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब इसको कंपेयर मत कर लेना, कह मत देना कि मशीन बी सस्ता है भैया मशीन बी खरीद लो। मशीन बी 3 साल चलेगा, मशीन ए 4 साल चलेगा। तो तुम्हें क्या करना होगा? इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट पता करना होगा। और इक्विवेलेंट एनुअल करने के लिए जो तुमने प्रेजेंट वैल्यू पता किया है ऑफ कैश आउटफ्लो, जैसे एनपीवी को डिवाइड करते थे क्यूमुलेटिव फैक्टर से, वैसे ही ये एनपीवी में क्या करते थे? एनपीवी को डिवाइड करते थे क्यूमुलेटिव फैक्टर से, वैसे ही इक्विवेलेंट एनुअल नेट कॉस्ट में भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को डिवाइड किया जाएगा क्यूमुलेटिव फैक्टर से। तो प्रोजेक्ट ए का क्यूमुलेटिव फैक्टर 3.17, प्रोजेक्ट बी का क्यूमुलेटिव फैक्टर 2.487, डिवाइड किया, इक्विवेलेंट एनुअल नेट कॉस्ट आपके पास आ गया है। ओके जी। इक्विवेलेंट एनुअल नेट कॉस्ट देखना किधर कम आ रहा है? मशीन ए में कम आ रहा है, सो मशीन ए शुड बी परचेज्ड। ये था इक्विवेलेंट एनुअल नेट कॉस्ट मेथड। चलो जी, ये भी हो गया सर, बड़ा आसान था। अब लास्ट मेथड, एडजस्टेड एनपीवी मेथड। एडजस्टेड एनपीवी मेथड, बिल्कुल एडजस्टेड एनपीवी मेथड। सर इसमें क्या, देखो ये मुझे लगता है कि रेयर केस में पूछा जाता है ना, लेकिन फिर भी एक बार हल्का सा बता देता हूँ कि अगर ऐसा कुछ आए तो कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको बेस केस एनपीवी पता करना होता है। बेस केस एनपीवी क्या होता है?
अब उस प्रोजेक्ट को देखना और उस प्रोजेक्ट में ये देखना कि भैया जो पैसा लग रहा है हम ये माने कि सारा का सारा पैसा इक्विटी से लेकर आए हैं, सारी का सारा पैसा इक्विटी से लेकर आए हैं। इसका मतलब हमारा जो WACC है वो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, के है हमारा। ओके, तो के ही WACC है। ऐसे केस में हमारा एनपीवी कितना होगा? अगर ये 50 लाख रुपए पूरा मैं इक्विटी से रेज करूं तो मेरा एनपीवी क्या होगा? दैट इज बेस केस एनपीवी। फिर उसके बाद क्योंकि मैं इक्विटी के साथ साथ डेट भी यूज कर रहा हूं, तो उस डेट की वजह से जो टैक्स सेविंग हो रहा है मुझे उसको कंसिडर करना होगा। और उस टैक्स सेविंग, हर साल जो टैक्स सेविंग है दैट इज द इनफ्लो, और उसका मुझे प्रेजेंट वैल्यू देख लेना होगा। और इस इनफ्लो से, इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग से मेरा एनपीवी इंक्रीज हो जाएगा। इनफ्लो है ना, तो एनपीवी इंक्रीज करेगा। लेकिन अब साथ ही साथ और क्या कंसिडर करना होगा? ये जो इक्विटी शेयर इशू किए उसको इश्यू करने का खर्चा बैठ रहा है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो इश्यू करने के एक्सपेंसेस हैं उसे भी आप कंसिडर करेंगे। तो एक्सपेंसेस है, आउटफ्लो है, तो इससे आपका एनपीवी कम हो जाएगा। और फिर हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड एनपीवी। स्टेप 1 बेस केस एनपीवी प्लस स्टेप 2 क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग फ्रॉम डेट फाइनेंसिंग माइनस स्टेप 3 फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलिए डन है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, कैसे बेस केस एनपीवी कैसे आया? सर 10 लाख रुपए हर साल कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए हर साल कमा रहे हैं, 15% अगर रेट है डिस्काउंटिंग रेट, तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू पता कर लिया, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू पता किया, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कितना था? 50 लाख रुपए। तो मेरा बेस केस एनपीवी आया नेगेटिव 5,12,700। मतलब अगर केवल इक्विटी से पैसा रीच कर रहा हूँ पूरे 50 लाख, तो ये मेरा नेगेटिव एनपीवी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन वाला कहता है आपसे, क्या कहता है कि देखो तुम 24 लाख रुपए डेट से रेज कर सकते हो। मैंने कहा 24 डेट से रेज कर सकता हूँ, तो फिर इक्विटी से कितना करूंगा? 26 लाख रेज करूंगा। अब 26 लाख को रेज करने के लिए कॉस्ट कितना लगने वाला है? का इक्विटी को इश्यू करने का कॉस्ट है 5%, तो 26 लाख के लिए तुमको कॉस्ट कितना आने वाला है? सर 1.37 लाख। कैसे? 26 लाख तो तुमको चाहिए ही चाहिए, तो तुम पब्लिक से थोड़ा ज्यादा रेज करोगे ना। अच्छा 5% तो कॉस्ट आ जाएगा, मतलब अगर तुम पब्लिक से 100 रुपए मंगवाओगे, 5 रुपए खर्चा बैठेगा, तुम्हारे हाथ तो 95 रहेगा। ओके, लेकिन तुम्हारे हाथ रहना कितना चाहिए? 26 लाख, दैट इज इक्वल टू 95%। तो इससे हमारे पास टोटल अमाउंट निकल के आएगा 27 लाख करीब 37,000, है ना। तो ये जो 1,37,000 ऊपर का पैसा तुमको जो मंगवाना पड़ रहा है दैट इज फॉर द फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, तो इसको आप कंसिडर करेंगे बिल्कुल। चलिए फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया। अब डेट फाइनेंसिंग से आपको जो टैक्स सेविंग होने वाला है, तो डेट का पेमेंट कैसे होना है? डेट इज रीपेबल, डेट इज रीपेबल। कैसे पेमेंट होना है भैया? equal annual installment over the 8-year period, the first to be paid at the end of the first year। इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होना है भैया, 24 लाख रुपए का पेमेंट होना है इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, मतलब हर साल 3-3 लाख का पेमेंट होगा। तो जितना भी आउटस्टैंडिंग डेट है आप उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट पर टैक्स सेविंग की कैलकुलेशन करेंगे, टैक्स सेविंग का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दिया जाएगा, और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग आपके बेस केस एनपीवी में ऐड कर दिया जाएगा, और फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस कर देना, आपका एडजस्टेड एनपीवी आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में एडजस्टेड एनपीवी भी नेगेटिव रहा, इसलिए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन हमने किए थे, और ये मैंने सारा डिस्कशन कर लिया है आपके साथ कैपिटल बस्टिंग चैप्टर का, के पूरे नोट्स वगैरह का आपके साथ, मेथड्स वगैरह मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर लूंगा, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का भी आइडिया लग जाएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।